Okay students, we are here to our third video of power sharing. In our next previous videos, we are discussing the important terms, we are discussing the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. Now in this video we are going to know about the measures taken by the government of both Sri Lanka and Brussels, Belgium. So next, comparatively study, we are again starting the comparatively study what happened in Brussels, what happened in the Belgium. तो बेल्जियम के यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेल्जियम के अंदर क्या हो रहा था और श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है. कंपेरेटिव स्टडी जैसे हमने पहली वाली वीडियो में किया वही हम करने वाले हैं. बेल्जियम के अंदर क्या हो रहा है और सेम श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है. तो दोनों चीज़ों को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे. बेल्जियम के जो लीडर्स थे, बेल्जियम लीडर्स आर रिकॉग्नाइज द एस्टेब्लिश्ड और द different ethnic groups of in their country. So they are going to amend their constitution 4 times between 1970 to 1993. तो यहाँ पे हमने एक टर्म देखा कि वहाँ के जो 1970 to 1993, 1970 to 1993 they are going to 4 amendment. To मेक पीपल इजी टू लिव इन देयर कंट्री. यहाँ पे जो डिफरेंट एथनिक पीपल्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो इजीली अपने रह सकें. हम यहाँ पे अर्लियर लेक्चर्स में जान चुके हैं कि कौन कौन से एथनिक ग्रुप यहाँ पे रह रहे हैं. यहाँ पे डच हैं, फ्रेंच हैं एंड जर्मन है. यहाँ के अंदर सिन्हालाज हैं, बुद्धिज्म है एंड आपके मुस्लिम्स हैं. नेक्स्ट 1970 to 1993 दे मेड द 4 अमेंडमेंट्स. व्हाट श्रीलंका डू? श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा था एट दैट टाइम? श्रीलंका के अंदर 1948 के अंदर इनको क्या मिल रहा है? इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस मिल रहा है. 1948 के अंदर इन्हें इंडिपेंडेंस मिला. अब 1948 के अंदर क्या हुआ कि 1948 के अंदर इनको पता चला कि थोड़ी सी जो मेजोरिटीज़ है वो किनके पास है? सिन्हालाज के पास है. तो सिन्हालाज कितने परसेंट है वहाँ पे? लगभग 74% सिन्हालाज हैं. और तमिल्स कितने हैं? 18% तमिल्स हैं, जिसके अंदर 5% जो तमिल हैं वो आपके इंडियन तमिल हैं, जो वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर हुआ करते थे, प्लांटेशन क्रॉप्स हुआ करती थी. वहाँ पे वो एट अ कॉलोनियल पीरियड में वहाँ पे वर्क करने के लिए गए थे. तो वहाँ पे इंडियन तमिल्स 5% थे और नेटिव तमिल्स वहाँ के थे वो आपके 13% वहाँ पे रहे होंगे. तो 13% प्लस 5% 18% वहाँ पे तमिल्स थे. तो यहाँ पे जो सिन्हालाज थे वो अच्छा खासा हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खासी जो है बहुमत में आप काफ़ी मेजोरिटीज़ के अंदर यहाँ पर थे. तो वहाँ पे जो मेजोरिटीज़म यहाँ पे हुआ, तो मेजोरिटीज़म के बारे में हम पहले समझ सकते हैं. व्हाट इज द मेजोरिटीज़म? तो मेजोरिटी में कौन थे? आपके सिन्हालाज थे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिन्हालाज ने क्या किया? सिन्हालाज ने मेजोरिटी गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दिया. उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ फॉलो करेंगे. मेजोरिटी गवर्नमेंट अगर ये लोग फॉलो करेंगे तो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो दिक्कत क्या है? मेजोरिटी गवर्नमेंट ये फॉलो करते हैं तो क्या होगा? तो हम लोगों ने जब मेजोरिटी सीखा था, मेजोरिटीज के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि मेजोरिटीज या मेजोरिटीज इज अ बिलीव इन विच अ मेजोरिटी community should be able to rule a country in whichever way they want by disregarding the needs and wishes of the minorities. तो यहाँ पे मेजोरिटीज हमने देखा कि मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटीज़म के अंदर सिन्हालाज हो गए और उन्होंने क्या किया? माइनॉरिटीज़ की विशेष को एंड नीड्स को क्या करने लगे? डिसरिगार्डिंग करने लगे. तो उनको ध्यान नहीं दिया जा गया है. तो यहाँ पे थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए. यहाँ पे क्या हुआ? 1970 to 1993 दे आर गोइंग टू well for their people, they are going to keep healthy people, to keep happy people and they are able or to do. तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए. वो अमेंडमेंट हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं. तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे अमेंडमेंट, 4 अमेंडमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो अमेंडमेंट उन्होंने किए हैं. तो फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पे क्या किया गया था वो देख लेते हैं. बेल्जियम के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया था वो कुछ इस तरीके का था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट. तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके के अमेंडमेंट यहाँ पे किए गए हैं.
तो बेल्जियम के अंदर जो 4 अमेंडमेंट जो यहाँ पे हुए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो है फर्स्ट अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट the number of French speaking and Dutch speaking minister should be equal in सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया, किसने लाया? ब्रुसेल्स के मिनिस्टर्स ने लाया, ब्रुसेल्स की पार्लियामेंट ने एक लाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें डाली गई कि आपके चाहे वो डच स्पीकिंग हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, दोनों कम्युनिटी के लोग जो हैं बराबर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी एबल टू इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सम स्पेशल लॉ आर रिक्वायर्ड टू some special law are required to support the majority of डिफरेंट कम्युनिटी के लिए इस तरह की कुछ लॉ डाले गए। मेजॉरिटी ऑफ स्पेशल लॉ आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, सो नन ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप, नन ऑफ द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी आर एबल टू रूल। तो नन ऑफ द या फिर एक अकेली नन सिंगल कम्युनिटी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह की चीज़ें, कोई अमेंडमेंट इस तरह में न किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। यहाँ पे देखा गया हमने कि भाई उन्होंने क्या किया, दस नो सिंगल कमिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, या आप कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, यार यू कैन यूनिलेटरली। ये आपने देख लिया। तो और क्या हुआ इसके अंदर? सेकंड थिंग क्या हुई? सेकंड थिंग हुई कि ओके वी कैन